हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ यूजिंग डिबेंचर्स इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इवन दिस वीडियो विल हेल्प यू। ऑल्सो हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है वो उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर्स होता है एक इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का। कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है लंबे समय के लिए तो वो डिबेंचर्स का इस्तेमाल कर सकती है। डिबेंचर जो होते हैं एक तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके बदले कंपनी किसी भी पब्लिक से या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे रेज कर सकती है, फंड रेज कर सकती है। सिंपल भाषा में कहें तो पैसे उधार पे ले सकती है। जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होती है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट रेट होता है जो कि कंपनी को उस उधार दिए हुए पैसे के बदले में देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ रुपए उधार लिया है, तो 1 करोड़ रुपए पे अगर मुझे 1% का टैक्स देना है, सॉरी 1% का इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, तो वो जो 1% है वो मेरी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। फिर आता है कि इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ये जो होता है ना, ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है कि आपको अपनी कंपनी में कितना डेट इस्तेमाल करना है, कितना इक्विटी इस्तेमाल करना है, कितना प्रेफरेंस इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी का एम क्या है? कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना, कम से कम लागत में जो है फाइनेंस को रेज करना। फिर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर रिप्रेजेंट करता है हमारे रिटर्न जो कि हमारे डिबेंचर होल्डर्स हमसे डिमांड कर रहे हैं। सिंपल भाषा में कहे तो डिबेंचर होल्डर्स अपने लगाए हुए पैसे के बदले में जितना इनकम, जितना इंटरेस्ट हमसे डिमांड कर रहे हैं वही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट कंपनी दे रही है ना वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, उसे एक्सपेंस की तरह कंसिडर किया जाता है। ओके, जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करने का वो डिपेंड करता है कि हम डिबेंचर किस पे इशू करते हैं, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। पार का मतलब होता है 10 का डिबेंचर था 10 पे इशू कर दिया। प्रीमियम का मतलब होता है 10 का डिबेंचर था 12 रुपए पे इशू कर दिया तो 2 का प्रीमियम हो गया। डिस्काउंट का मतलब होता है 10 का डिबेंचर था 8 पे इशू कर दिया, 2 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और ये जो होता है इसमें टैक्स शील्ड में इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट है उसको एक एक्सपेंस की तरह माना है और उसके लिए हम टैक्स बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक के बारे में जो कि है इसका फॉर्मूला। तो अगर हमने अपने डिबेंचर्स को पार पे इशू कर रखा है तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा केडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू आई, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, ब्रैकेट्स 1 माइनस टी टैक्स रेट डिवाइडेड बाय एनपी, नेट प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स। थोड़ा सा सिंपल तरीके से दोबारा रिपीट कर दूं। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो आप एनुअल इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उसमें से आप किसके सब्ट्रैक्शन को माइनस करेंगे? 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर से। नेट प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर का फॉर्मूला होता है इशू प्राइस माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, और आपका आई का एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मूला होता है कूपन रेट मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू। फिर आता है अगर हमने डिबेंचर को पार पे इशू किया है तो जब कंपनी हमारी डिबेंचर को फेस वैल्यू पे इशू करती है तो उसका फॉर्मूला होता है आई ब्रैकेट 1 माइनस टी। आई आपको पता ही है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट और टी आपको पता ही है टैक्स रेट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है कि सपोज कंपनी ने 1 लाख रुपए के जो डिबेंचर इशू करे और 10% डिबेंचर, 10% यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और टैक्स रेट है 30%। तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या हुआ? 10% ऑफ 1 लाख 10,000 रुपए हो गया। तो 10,000 हो गया हमारा एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। अब ब्रैकेट 1 माइनस में टैक्स रेट क्या था? 30% था ना, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 करो तो 0.30 हो गया। डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड कितने की? 1 लाख रुपए की। तो हमारा जो केडी था वो आ गया 7%। ये हमारा आफ्टर टैक्स कॉस्ट था। अगर हमने डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू करें तो क्या होगा? तो केडी होगा 1, जो हमने शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था, आई 1 माइनस टी अपॉन में एनपी। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 लाख रुपए का हमारा नेट प्रोसीड था, 10% डिबेंचर इशू करे 5% के डिस्काउंट पे। नेट प्रोसीड कितने हो गए हमारे? 5% का डिस्काउंट है ना, तो 1 लाख में से 5,000 गए, 95,000 हो गए। टैक्स रेट 30%, इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो गया? 10% डिबेंचर है तो 10,000 हो गया। फॉर्मूले में पुट कैसे करेंगे? आई की जगह 10,000, ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट 30 था तो 30% को अब सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो 0.30 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड हमारा इस बार 95,000 की था और आपका कॉस्ट आ गया 7.37%। ठीक है, फिर अगर हमारे डिबेंचर रिडीमेबल है तो रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जिन डिबेंचर्स को आप एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद खत्म हो जाते हैं अपने आप, वो हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, कंपनी उन्हें रिडीम कर सकती है। इसका फॉर्मूला होता है आई ब्रैकेट्स ऑफ 1 माइनस टी प्लस में ब्रैकेट्स ऑफ आरवी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला थोड़ा सिंपल तरीके से देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ब्रैकेट्स ऑफ 1 माइनस टैक्स रेट प्लस में आरवी क्या है? रिडम्पशन वैल्यू, कितने में आप रिडीम करोगे। सपोज मैंने 100 रुपए का इशू किया था, रिडीम करने की मेरी लागत है 110 रुपए, तो ये मेरा रिडम्पशन वैल्यू है। माइनस में नेट प्रोसीड, उससे हमें कितना पैसा मिला।
ठीक है, डिवाइडेड बाय मतलब कितने पैसे हमने खर्च किया था, डिवाइडेड बाय एन कितने हमारे डिबेंचर्स हमने इशू करे, वो डिवाइडेड ऑफ होल आरबी प्लस एनपी, ऊपर आरबी माइनस एनपी था, इस पर उल्टा आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ओके, फॉर्मूला सिंपल है, आप एक बार नोटबुक में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देगा, आपको एक स्पेशल क्लास में समझा देंगे, जूम क्लास में समझा देंगे। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे डिबेंचर्स को अफेक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही ज्यादा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होगा, सिंपल सीधी सी बात है। फिर होता है टैक्स रेट, अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल है, तो जो हाइयर टैक्स रेट है ना, जितना ज्यादा टैक्स रेट हाई होगा उतना ही ज्यादा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट की लागत कम आएगी। फिर इशू प्राइस, अगर हमारा इशू डिस्काउंट पे है तो कॉस्ट जो है हमारी डेट की बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई हम इशू तो कर रहे 95 पे, उनको देंगे बदले में 110 रुपए या 100 रुपए या 105 रुपए, हमें तो ज्यादा देने पड़ गए ना, तो ये पैसा बढ़ा देता है, कॉस्ट बढ़ा देता है। फिर आता है फ्लोटिंग कॉस्ट, अगर फ्लोटिंग कॉस्ट हाई है तो नेट प्रोसीड डिक्रीज हो जाएगा, नहीं तो नेट प्रोसीड इंक्रीज हो सकता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का। फिर आता है रिडम्पशन टर्म, रिडम्पशन की टर्म क्या होगी, अगर डिबेंचर रिडीम होता है प्रीमियम पे तो भी कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रीमियम पे रिडीम कैसे होता है, 12th में आपने पढ़ा होगा कि मैंने इशू करा था 10 रुपए का, रिडीम करते वक्त मैं 14 रुपीज दूंगी, तो प्रीमियम पे हो गया ना, 4 रुपए फालतू देने पड़ रहे हैं एक बंदे को। ठीक है, तो वो होता है रिडीम एट प्रीमियम और उससे लागत बढ़ जाती है। फिर आता है इंपॉर्टेंस क्या होती है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, देखो इट हेल्प इन डिटरमाइन द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, कितना डेट और इक्विटी आपको यूज करना चाहिए ताकि आपकी कंपनी में लागत कम से कम हो, वो आपके कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पे डिपेंड करता है। फिर आता है ये जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होता है ना, ये आपकी कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है। एक कंपनी प्रेफर लोअर कॉस्ट डेट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कंपनी चाहती है कि हमारा डेट जो है कम हो ताकि हम प्रॉफिट को बढ़ा सके, तो इसके लिए पहले कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम उसको मैनेज कर सके अगर कम ज्यादा हो रही है तो। लास्ट पॉइंट कहता है इंक्रीज इन डेट कॉस्ट कैन रिड्यूस ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हमने कॉस्ट की हमारी जो डेट की कॉस्ट थी, लागत थी, ज्यादा आ गई, तो हमारी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन जरूर कीजिएगा इफ यू वांट टू गिव एनी एडवाइस, और आपको कोई डिफरेंट टॉपिक पढ़ना है या फिर आपको कोई स्पेशल क्लास में कोई डिफरेंट टॉपिक समझना है या कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए। थैंक यू।